सेक्टर को काफी आप क्लोजली मॉनिटर करते हैं, तो आपका असेसमेंट क्या कहता है कि हालांकि आप तो जब भी बात होती है बड़ा ही पॉजिटिव रहे हैं बाकी चीजों को लेकर के, लेकिन आईटी सेक्टर को लेकर जो हालात पिछले कई हफ्तों या महीनों से चले आ रहे हैं, तो अब लोगों को लगता है कि स्थिति बहुत दिनों दिन खराब होती जा रही है। और मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी चिंता नहीं है, चिंता ये भी है कि इसमें करीब आपको $300 बिलियन का पूरा आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, कह सकते मार्केट साइज है, जो 6 मिलियन लोग इसमें काम करते हैं और इसका बाकी सेक्टर पर काफी इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए दिलचस्पी काफी ज्यादा है कि आईटी सेक्टर में आखिर हो क्या रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रश्न जो था वो थोड़ा लंबा था, उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों को, आपको और सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हमारा सादर प्रणाम और शुभ दिन। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते क्योंकि शायद कंपनी स्पेसिफिक भी बात करेंगे कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज आपके कार्यक्रम में रखेंगे लक्ष्मण जी, ये लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजित अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए लक्ष्मण जी, आविष्कार, आधुनिकरण, परिवर्तन, बदलाव, ये जो चीजें है ना, आईटी क्षेत्र के केंद्र बिंदु में है। ये पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और भविष्य में शायद इससे और ज्यादा होगा। और ये पहली बार नहीं है कि एंथ्रोपिक नामक एआई टूल आया है या उसका कोई बड़ा रिश्तेदार या छोटा रिश्तेदार आया है या उसके पहले कोई इसके रिश्तेदार नहीं आए थे। ऐसा पहले भी हुआ है, अब भी हुआ है और भविष्य में मेरे ख्याल से इसकी गति जो है वो और तीव्र हो जाएगी, जिसके कारण आईटी क्षेत्र में हलचल, उठापटक या फिर अनिश्चितता का वातावरण कुछ समय तक रहेगा। पिछले मेरे ख्याल से 10-12 दिनों में जब से ये खबर आई है, तब से मेरे ख्याल से बहुत बड़ी मात्रा में बिकवाली हुई है। अब वो डिलीवरी बेस्ड हुई है या फिर फ्यूचर्स ऑप्शंस में मंदी के सौदे किए हैं वगैरह वगैरह, ये डेटा तो मेरे पास है नहीं और उस पर मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन 92 हफ्ते के निचले स्तर पर या अपने जीवन के निचले स्तर के आसपास कुछ आईटी क्षेत्र के शेयर्स आ गए। आईटी क्षेत्र की सूचकांक में भी उसी तरीके से बदलाव हुआ है। इस अनिश्चितता का वातावरण लेकर के क्या सेक्टर शिफ्ट हुआ है, क्या लोगों का मन बदल गया है? कुछ हद तक हाँ और कुछ हद तक ना। कुछ हद तक हाँ इसलिए क्योंकि वो लोग, वो निवेशक जो ये उठापटक बदलाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास जोखिम झेलने की क्षमता नहीं है, उनके पास ये नीचे की तरफ के दायरे देखने की क्षमता नहीं है, वो शायद बिकवाली करके बाकी अन्य क्षेत्र में चले जा रहे हैं जहां पर इस पर्टिकुलर आविष्कार का जो है उसका फायदा हो। हम आज के तारीख में भी लक्ष्मण जी जियोजित इन्वेस्टमेंट्स में सकारात्मक नजरिया रख रहे हैं। हमें ये नहीं पता कि आने वाले छोटी मध्यम अवधि में क्या होगा, लेकिन हमें बिल्कुल ये पता है कि लंबी अवधि में शायद ये जो परिस्थितियां हैं नकारात्मक, ये दूर हो जाएगी। और कहीं ना कहीं मूल्यांकन को लेकर के और एक बात लक्ष्मण जी, ये जब से पिछले 10-15 दिनों से या फिर हफ्ते 12 दिन से जब भी ये करेक्शन आया, किसी भी आईटी क्षेत्र की मैनेजमेंट ने आकर के चेतावनी नहीं दी है। मैंने उल्टा की टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट को मैं सुन रहा था 2 दिन पहले और उन्होंने वो बता रहे थे कि भाई हाँ ये परिस्थिति है, लेकिन ये ऐसी परिस्थिति नहीं है कि एक बहुत बड़ा नकारात्मक सा माहौल और अनिश्चितता का वातावरण लंबी अवधि के लिए आईटी क्षेत्र, भारतीय आईटी क्षेत्र कंपनी को हो जाएगा। और हमने ये भी देखा है दूसरी तीसरी तिमाही में कि भारतीय आईटी कंपनियां एआई में भी निवेश कर रही हैं, अधिग्रहण कर रही हैं, हेडकाउंट्स वगैरह में बात कर रही हैं, डेटा सेंटर्स के लिए बात कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि अब एक बहुत भयानक सा माहौल आईटी क्षेत्र के लिए खड़ा हो गया है। मेरे ख्याल से ये ओवर रिएक्शन है। शायद आने वाले हफ्ते में थोड़ा बहुत संभलता हुआ बाजार आएगा, आईटी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा अनुमान है। तो ये एक बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव जो अनुमान आपका उसका कुछ आधार है आपके पास? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जो फैक्ट है उसके आधार पे कह रहे हैं? देखिए पहले बात तो जो नतीजा है, नतीजे के पश्चात जो टिप्पणियां करी है मैनेजमेंट ने दूसरी और तीसरी तिमाही के पश्चात, पहली बात। दूसरी बात, निवेश कर रहे हैं, आधुनिकरण कर रहे हैं, कंपनियां खरीद रहे हैं, हमने एक मिसाल देख ली। तीसरी बात, मैनेजमेंट किसी भी छोटी मझौली या दिग्गज कंपनी ने पिछले हफ्ते 10 दिन में आके ये नहीं कहा है कि हाँ हमारे लिए इतनी बड़ी बुरी परिस्थिति हो जाएगी कि हमारे नतीजे जो है वो धराशायी हो जाएंगे। काम कर रही है कंपनियां, सरकार के तरफ से भी सहायता हो रही है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा समय देना चाहिए। अगर आप मेरे पास डेटा या आंकड़े मांगेंगे तो वो मैंने अभी तक किया नहीं है,
तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा विस्तृत जानकारी आपको नहीं दे पाऊँगा, लेकिन इतना बिल्कुल मानता हूँ कि आईटी क्षेत्र को आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? अभी मतलब एलोकेशन करते रहें, एलोकेशन बढ़ाएँ कि नहीं बढ़ाएँ? देखिए, पहले तो अब आपने ये प्रश्न पूछा है तो कुछ नाम दे देता हूँ, आपके दर्शकों को शायद थोड़ी बहुत सहायता हो जाएगी। छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक, सायंस लिमिटेड नामक पर खरीदारी की राय है। मझौली कंपनियों में कोफोर्ज, एलटीआई माइंडट्री, एल&टी टेक्नोलॉजीज वगैरह है। दिग्गजों में एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस। तो ये एक अ, छोटी-सी सूची है आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी। अब पहले तो जब आपका निवेश है, अगर जो मैंने पहले बातें रखी लक्ष्मण जी, जोखिम झेलने की क्षमता, ये खबरें आ रही हैं उसके कारण उतार-चढ़ाव, उठापटक और समय सीमा, अगर ये आपके पास है, तो आप कोई बड़ा बदलाव आपके निवेश में मत कीजिए। बने रहें इन सब नामों में, जो नाम मैंने बुनियादी तर्क के आधार पर बोल रहा हूँ। अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है और अगर आपने ऊपरी स्तर पर लिया है, क्योंकि हफ्ते 10 दिन में ही हमने देखा है किस प्रकार की गिरावट आईटी शेयर के कंपनियों में दामों में आई है, शेयर के दामों में। अगर निवेश लायक पूंजी है, छोटी-छोटी मात्रा में, मैं ये नहीं कहता कि पूरी ताकत लगा करके निवेश करिए या और जोड़े। छोटी-छोटी मात्रा में करिए जो भी आपकी जोखिम झेलने की क्षमता है और उस गिरावट को इंतजार कीजिए और उस गिरावट पर जोड़ते जाए। लेकिन ये पूरा समीकरण जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, उसके लिए मेरे ख्याल से आने वाले समय में 1.5 से 2 साल अगर आपके पास समय सीमा है, तो हमें लग रहा है कि तब तक माहौल जो अनिवार्य नहीं है, वो दुरुस्त हो जाएगा और शायद फिर से जो चहल-पहल पहले होती थी आईटी क्षेत्र के शेयर्स में, वो आपको फिर से देखने के लिए मिलेगी, लेकिन समय लगेगा। बिल्कुल, अभिषेक जी और अनिल जी आपके पास आऊँगा, लेकिन एक-एक सवाल मैं ज़रा ले लूँ फिर से गौरांग शाह साहब से और सुदीप सर से। सुदीप सर, अभी गौरांग शाह साहब ने कहा कि धीरे-धीरे या कुछ एक क्षेत्र में चुनिंदा सेक्टर में आप चुनिंदा कंपनियों में इन्वेस्ट चाहें तो कर सकते हैं। किसी कंपनी ने ये नहीं कहा कि हमारे लिए बड़ी समस्या होने वाली है। मैं इसको दूसरे एंगल से देख रहा था। जो प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो जिसको कहते हैं पीईजी, और उसको आप देखिए तो दुनिया के दिग्गज आईटी कंपनियों के मुकाबले भारत का जो पीईजी है वो काफी ज्यादा है। तो खास तौर से जब निवेशक आएंगे, खास तौर से एफआईज आएंगे, तो वो तो देखेंगे जहां पे पीईजी जीरो है, वहां कम है, वहां लगाया जाए। जैसे एनवीडिया की बात करें तो उसका काफी कम है, मैं देखा था 0.80 है। बाकी इंडियन आईटी कंपनियों के काफी ज्यादा है, 2.4 से शुरू होता है टीसीएस जैसे कंपनियों के। तो ये कंसर्न होता है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए? जी, बिल्कुल होता है और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं पिछले लगभग 1 डेढ़ साल से विदेशी निवेशक, बड़े निवेशक इस क्षेत्र में ज़्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं। और गौरांग जी ने जो बोला मैं कुछ हद तक सहमत हूँ कि अगर आपके पास डेढ़ 2 साल का समय है, तो आप आईटी में निवेशित रह सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि देखिए ये चेंज हो रहा है, एआई टूल्स आ रहे हैं, ये सब का इस्तेमाल करके हमारे जो आईटी कंपनीज है, दिग्गज आईटी कंपनीज, वो भी पिवोट करेंगे, नेविगेट करेंगे इस क्राइसिस को। एक तरह से आप कह सकते हैं उनके लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है। इसको नेविगेट करेंगे, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो कुछ ना कुछ हल इसका निकालेंगे, डेढ़ 2 साल में वापस स्टेबिलिटी आएगी। पर सवाल ये है कि डेढ़ 2 साल हमको रुक के रहना है यहाँ पे या और किसी क्षेत्र में अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, ये हमको सोचना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये एआई वाला जो इश्यू है ये सॉल्व होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडियन आईटी में ये है कि हमारे पास खुद के एआई टूल्स नहीं है आज के दिन में। हमको थर्ड पार्टी टूल यूज करके सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा। दुनिया भर से जो प्राइसिंग को कम करने की प्रेशर आएगी, क्योंकि एआई वर्क फ्लो को ईज कर रहा है, वर्क प्रेशर कम कर रहा है, फास्ट एग्जीक्यूशन में हेल्प कर रहा है। तो मार्जिन में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगा और टॉप लाइन में प्रॉब्लम आएगा। ये तीनों चीजों में एग्जिस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर आईटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आएगा और ये प्रॉब्लम 1 डेढ़ साल तक चलता रहेगा। जब तक हमारे कंपनीज इसमें इस सिचुएशन में अपने आप को ठीक देख करके एडजस्ट करके सिचुएशन के हिसाब से सर्विस डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सतर्क रहना चाहिए। अभी कोई जोखिम लेने की सवाल ही नहीं है आईटी क्षेत्र में। वॉच करिए, देखिए क्या होता है। और एक पंकज जी ने भी एक सही बात बताया कुछ देर पहले कि किसी को भी मालूम नहीं है। हम एक्सपर्ट बात कर रहे हैं, हम लोग सब बात कर रहे हैं, बहुत सारे विदेशी जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बात कर रहे हैं, पर किसी को सही तरीके से मालूम नहीं है कि कल को क्या होने वाला है, अगले हफ्ते क्या होने वाला है, 3 महीने में क्या होने वाला है। तो मैं तो समझता हूँ कि इतना अनसर्टेनिटी में
आईटी क्षेत्र में थोड़ा संभल के रहना चाहिए। बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत संभल सारे करना चाहिए। एक्टिविटीज है इकोनॉमी में, और किसी जगह पे आप निवेश की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। अगर आप निवेशित है तो आप मौका देख के, अगर मौका आपको अच्छा मिल जाए, एक बार एग्जिट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो डिस्टर्ब करने वाली कंपनियां, जो पॉकेट हैं, वो आईटी बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां नहीं, कहीं और से पॉकेट से निकल कर चीज़ें आ जाती है। कि जैसे जादूगर निकालता है, ये हमारी तरफ से रुमाल निकालना, इस चीज़ को हम लाल को हरा कर देंगे, हरा को लाल कर देंगे, वैसे अलग अलग पॉकेट लेकर लोग खड़े हो जाता है।